एक बहुत बड़ी बहरी फतह का मंजर है। सलीबी बहरी बेड़े का मलबा समंदर की लहरों पर बिखरा पड़ा है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के साहिल पर खड़े हैं। देखने में तो ये एक मुकम्मल जीत का लम्हा है, लेकिन सुल्तान के जहन में एक कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक जंग के साए मंडला रहे थे। ये वो जंग थी जो तलवारों से नहीं बल्कि फरेब और गद्दारी से लड़ी जानी थी। ये अल्फाज खुद सलाहुद्दीन अयूबी के हैं और यही इस पूरे तज्जिए का, इस पूरी कहानी का मरकजी ख्याल है कि असल खतरा हमेशा सामने नजर आने वाले दुश्मन से नहीं होता, बल्कि उस खतरे से होता है जो अंदर से अपने ही लोगों के दरमियान से जन्म लेता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े पर सवार मिस्र के साहिल पर अपनी फौज की फतह का जायजा ले रहे हैं। सलीबियों का बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटी हुई कश्तियां और बिखरा हुआ सामान इस जीत की गवाही दे रहा था। लेकिन इस ज़ाहिरी कामयाबी के बावजूद सुल्तान जानते थे कि असल जंग तो अभी बाकी है। और इसी दौरान एक अजीब वाकया पेश आया। एक गिद्ध ने अपने पंजों से एक इंसानी खोपड़ी ठीक सुल्तान के कदमों में गिरा दी। उसकी खाली आंखें जैसे सुल्तान से कोई सवाल कर रही थीं। ये एक सलीबी फौजी की खोपड़ी थी और ये एक बहुत वाज़े इशारा था। एक दुश्मन तो मर चुका था, लेकिन क्या असल खतरा खत्म हो गया था? यही वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन ने इस हकीकत को बयान किया जिसका उन्हें सामना था। उन्होंने अपना सलारों को समझाया कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जंगें लड़ रहे हैं, एक सामने नजर आने वाली और दूसरी वो जो सायों में छुपी हुई थी। तो वो दो जंगें कौन सी थीं? पहली जंग तो बिल्कुल खुली और वाज़े थी। सलीबी फौजें, एक ऐसा दुश्मन जिसे मैदान जंग में शिकस्त दी जा सकती थी। लेकिन दूसरी जंग पोशीदा और कहीं ज्यादा मुहलिक थी। ये थी अंदरूनी गद्दारी की जंग, अपने ही लोगों के दरमियान से उठने वाला खतरा, एक ऐसा हमला जिसका दिफा करना तकरीबन नामुमकिन था। जैसे ही सुल्तान ये बातें कर रहे थे, उनका ये नजरिया अचानक एक तल्ख हकीकत बनकर सामने आ गया। अंदरूनी खतरे ने खुद को जाहिर कर दिया, और वो भी उस वक्त जब वो सबसे महफूज समझे जा रहे थे। एक हल्की सी सरसराहट हुई और एक तीर न जाने कहां से आकर ठीक सुल्तान के कदमों के बीच रेत में धंस गया। ये कोई भटकावा तीर नहीं था, ये एक पैगाम था। हमलावर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल वाज़े था। अपने ही इलाके में अपनी फतह के जश्न के दौरान सीधा सुल्तान पर हमला, ये एक नाकाबिल तसव्वुर जसारत थी और इस बात का पक्का सबूत कि दुश्मन उनकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। इस सारी अफरा तफरी में सलाहुद्दीन का रद्द अमल हैरानकुन हद तक पुरस्कून था। उन्होंने मुस्कुराकर अपने सालारों से कहा, मेरी जान तो हमेशा खतरे में रहेगी। उनका ये सुकून किसी खौफ की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि इस हकीकत की गहरी समझ की वजह से था कि असल जंग अब शुरू हुई है। सुल्तान ने इस नए खतरे को एक नाम दिया, जासूसों की जंग। उन्होंने वाज़े कर दिया कि अब लड़ाई फौजों से नहीं बल्कि उन एजेंट से होगी जो सायों में छुपकर दोस्ती का नकाब ओढ़कर वार करेंगे। ये जंग का एक नया फरेब और धोखे से भरा बाब था। और इसी दौरान सुल्तान के मुहाफिज कुछ गैर मुतवक्के मेहमानों को लेकर उनके सामने हाजिर हुए। बज़ाहिर तो ये जंग से भागे हुए कुछ बेबस लोग थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इनमें कौन कौन थे? 5 मराकशी ताजिर, 6 बुरी तरह जख्मी कैदी और 7 नौजवान ईसाई लड़कियां, जिनकी मासूमियत और खूबसूरती ही उनका सबसे बड़ा हथियार लग रही थी। इन जख्मियों में एक शख्स था रॉबिन। अपने हुलिये से कोई आम सिपाही नहीं बल्कि एक कमांडर दिखाई दे रहा था। सलाहुद्दीन ने अपने उसूलों के मुताबिक इन लड़कियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और महफूज वापसी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और उनकी इज़्ज़त का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने सालारों से आहिस्ता से कहा कि इस जख्मी कमांडर रॉबिन पर नज़र रखी जाए। शक अपनी जगह कायम था। जब पूरा कैंप गहरी नींद में था, रात की तारीकी में एक खुफिया मुलाकात ने सुल्तान के शक को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। इन 7 बज़ाहिर मासूम लड़कियों में से एक, जिसका नाम मूबी था, संतरियों से बचती बचाती जख्मी कैदियों के खैमे में दाखिल हुई और अंदर वो सीधा उस शख्स के पास गई जिसे सलाहुद्दीन ने कमांडर समझा था, रॉबिन, और वहां उनकी गुफ्तगू ने सब कुछ वाज़े कर दिया। तो असल हकीकत क्या थी? ये 7 पनाहगुज़ीन लड़कियां दरअसल आला तरबियत याफ्ता जासूस थीं। वो 5 मराकशी ताजिर सलीबी कमांडोज थे और वो जख्मी कैदी रॉबिन इस पूरे इंटेलिजेंस यूनिट का मास्टर माइंड था। ये सब यहां एक ही मकसद के लिए भेजे गए थे। उनका मिशन दोहरा था। पहला, सुल्तान सलाहुद्दीन को कत्ल करना, जिसकी कोशिश वो तीर चलाकर नाकाम तौर पर कर चुके थे, और दूसरा,
صلاح الدین کی 50,000 کی سوڈانی فوج میں بغاوت کرانا جو کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ رابن اور موبی اسی بات پر پریشان تھے کہ آخر ان کی منصوبہ بندی میں کہاں غلطی ہوئی۔ جب ان کا اصل مشن ناکام ہو گیا تو ان جاسوسوں نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ اب انہوں نے ایک نیا اور زیادہ خطرناک منصوبہ بنایا جو براہ راست حملے پر نہیں بلکہ غداری کے بیج بونے پر مبنی تھا۔ رابن سے ملاقات کے بعد جب موبی واپس اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی تو اسے رات کے گشت پر موجود ایک کمانڈر بکر المنصوری نے دیکھ لیا۔ ایک تیز رفتار تعاقب کے بعد بکر نے اسے پکڑ لیا، لیکن یہ گرفتاری نہیں بلکہ ایک نئے جال کی شروعات تھی۔ ان صلیبی کمانڈوز نے بکر المنصوری کو گمراہ کرنے کا ایک منظم منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس سے جھوٹ بولا کہ سلطان نے موبی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر انہوں نے اسے لا علمی میں ایک مشروب میں حشیش ملا کر پلا دی۔ نشے اور موبی کی خوبصورتی کے زیر اثر بکر المنصوری مکمل طور پر ان کے جال میں پھنس گیا۔ وہ اپنے سلطان اور اپنی فوج سے غداری کرنے پر تیار ہو گیا۔ نشے اور فریب میں ڈوبے ہوئے بکر نے موبی سے کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو تمہاری خاطر اپنا تخت اور تاج قربان کر دیتا، اور اس نے اپنی تلوار اس کے قدموں میں رکھ کر سلطان کی فوج کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جاسوسوں کی جنگ کی ایک تباہ کن کامیابی تھی۔ انہوں نے ایک بھی سپاہی کھوئے بغیر سلطان کے ایک وفادار کمانڈر کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ یہ کہانی ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب دشمن سامنے نہ ہو بلکہ دوست کے بھیس میں آپ کے اپنے ہی درمیان موجود ہو تو اعتماد اور غداری کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ ایسے میں ایک لیڈر اپنی سلطنت کو اور ایک قوم خود کو اندر سے ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتی ہے؟